नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ से हमें हमारा डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करना है। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट मीडियम चेंज करती है और मीडियम चेंज करने के दौरान जो उसमें बेंडिंग देखने को मिलती है, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑल्दो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना पसंद करती है, बट जब ये मीडियम चेंज करती है देन इट गेट्स बेंड अ लिटिल बिट। ओके, सो कैसे बेंड होगा उसको समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है ए बी सी डी, एज यू कैन सी। इसके बाहर एयर है और ये ग्लास की स्लैब है। ग्लास ऑब्वियसली ऑप्टिकली थोड़ा डेंसर होगा, लाइट को इसमें ट्रेवल करने में प्रॉब्लम होगी। और एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, लाइट इससे इजीली ट्रेवल कर लेगी। अब होता है क्या है, एक लाइट की रे इंसिडेंट हुई जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स से इट इज पी क्यू। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ऑन दिस सरफेस। ये जो नॉर्मल है ये सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वी ऑलरेडी नो दिस फैक्ट। कायदे से तो इसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है इस तरीके से जाना चाहिए था, बट इन रियलिटी ऐसा होगा नहीं। इन रियलिटी इट विल पास इन दैट मैनर। सो एज यू कैन सी, ये जो लाइट है हमारी इट गेट्स बेंड और इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, है ना। तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो एक्चुअल रे से थोड़ा सा बेंड होकर अपन को मिल रही है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये जो एंगल है ये टुवार्ड्स द नॉर्मल, जैसे आप देख सकते हो कि जो मैंने एंगल से बताया, ये जो लाइट की रेज है ये इस तरीके से बेंड हुई है, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, जब लाइट की रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तभी ऐसा होगा कि ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अदरवाइज ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ओके, अब चलो नेक्स्ट केस समझते हैं। जब ये लाइट की रेज ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, उस केस में क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अब देखो क्या होगा, ग्लास से एयर में जा रही है, कायदे से ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसा होगा नहीं। इट गेट्स, देखो ये इसका रियल पाथ होना चाहिए था बट ऐसा होगा नहीं। तो जो इसका पाथ हमको देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इस रेस का नाम होता है इमर्जेंट रेस। ओके, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई है। तो जब भी लाइट की रेस डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, है ना। नाउ in this case, this angle is known as angle of incidence. As you can see, this angle is angle of incidence, while this angle is angle of refraction. Okay, not reflection, angle of refraction. And this angle is known as angle of emergent. Okay, इसको e से represent किया जाता है, travel करती है। चलिए, what happens when rarer to denser, air से water में जाएगी तो देखो क्या होने वाला है, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। इसको याद रखने का एक तरीका भी होता है, डेंसर को आप समझो कि रिच इंसान, रेयरर को आप समझो गरीब इंसान। तो लोग क्या चाहते हैं, लोग अमीर इंसानों से दोस्ती करना चाहते हैं और गरीब इंसानों से दोस्ती करना नहीं चाहते। तो इसी तरह से लाइट की रेज जब रेयरल से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो उससे बड़ा झुककर मिलती है ना, बड़ा रिस्पेक्टफुल मैनर में, विनीत भाव से मिलती है। तो वो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसके उलट जब लाइट की रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, मतलब अमीरी से गरीबी में जाती है, तो उसके अंदर एक अकड़ आ जाती है और वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागती है। ओके, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम में क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वेलोसिटी जो होगी इस केस में वो डिक्रीज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, एयर ग्लास के कंपैरिजन में उतना डेंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इस बार क्या होता है कि वाटर से, लेट्स से एयर में या ग्लास से एयर में लाइट की रेज आ रही है। ओके, तो ये नॉर्मल है, और इस बार क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड होगी, है ना। मैंने अभी भी बताया था, डेंसर से रेयर मीडियम में जाते समय अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट हमारी बेंड होती है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ये भी बहुत ऑब्वियस है, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, एयर की कम होती है। सो ऑब्वियसली व्हेन लाइट comes from water to air, its velocity would definitely increase along the normal। क्या हो, जब लाइट की रेज 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि नॉर्मल वाली जो नॉर्मल जो होता है उसी पर हमारी लाइट की रेज आ जाए, तो इस केस में वो बिना बेंड हुए सीधी की सीधी पास हो जाती है। ओके, तो इट पासेस, या इट पासेस अनडेविएटेड, और वेलोसिटी इस केस में डिक्रीज होगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रही है। ओके, ओके, नाउ इट्स क्विज टाइम, और ये वाला जो क्विज है ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। ओके, नाउ यू चूज विच वन आई वुड क्लिक। आपके पास 8 ऑप्शन है, आप जिस पर भी क्लिक के लिए बोलोगे मैं उस पर क्लिक करूंगा, वही वाला क्वेश्चन अपीयर होगा। ओके, 8 वाला, चलो आंसर करेंगे इसको। राकेश परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ही ऑब्जर्व दैट इन ऑल केसेस, चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो लेट मी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो या डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर। जस्ट वेट अ मिनट, नाउ लेट्स गो टू होम। अब आप लोग बताएंगे 8 हो चुका है, एनी अदर। 7, चलो 7 देखते हैं।
ओके ये फ्री पॉइंट है ना, इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। इसमें कुछ नहीं है ना, 7 वाला तो फ्री पॉइंट है, लकी हो आप लोग। नाउ लेट्स चेक अनदर वन। थाला फॉर अ रीजन, क्या बात है ये मैंने नहीं सोचा था। नाउ यू चूज एनी अदर। फर्स्ट चलो, दिव्यांश की बात मान लेते हैं। ओके देखो बेटा, अभी साउंड आएगा, आंसर करें। आया? इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? या वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, तो रे ऑफ लाइट जो है वो ग्लास स्लैब को 30 डिग्री पर स्ट्राइक करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। तो इस तरीके का कुछ है, और इसने 30 डिग्री पर स्ट्राइक किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट। हाँ, नाउ लेट्स आंसर दिस वन। If a ray of light strike the glass slab normally, what is the angle of incidence? Yeah, so D is the correct answer. Very good, guys. You all are doing absolutely correct. Okay, now choose another one. Third. चलो, रौनक और दिव्यांश दोनों ने थर्ड बोला है। आंसर इट। ऑप्शन सी, मतलब एंगल ई की वैल्यू होगी 60 डिग्री। लेट मी चेक। Yeah, very good. Angle C, sorry, option C, angle E is equal to 60 degree is absolutely the correct answer. If a ray of light strike the glass slab at 30 degree, तो angle of incidence हो जाएगा 60 degree, और अगर angle of incidence 60 degree है, then obviously angle of emergent भी angle of incidence के equally होता है, तो वो भी 60 degree हो जाएगा। Okay, now another one, fourth। अरे ये तो फ्री का पॉइंट है ना? फोर्थ के बाद चलो, अब मैं चूज कर लेता हूँ सेकंड। आंसर करेंगे इसको। ओके, अभी क्या बच गया? 5 और 6। चलिए आप बताइए। 6, चलो। A ray of light gets deviated, answer it, when it passes obliquely from one medium to another medium because। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली दैट इज ऑप्शन सी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइट्स डेविएट होती ही इसीलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। चलिए अब समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, क्या क्या समझना है। एक बचा है सर नहीं चलाना। ओके, नाउ ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। जाना इसको ऐसे चाहिए था, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। बेंड इसलिए हो गई है क्योंकि एयर से ग्लास में गई है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले से बता चुका हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक पॉइंट पर, या कह सकते हो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक प्लेन पर लाई करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये हो गई बालकों आपकी इंसिडेंट रे। दिव्यांश इज सेइंग वी ऑल आर करोड़पति नाउ। ओके, फिर ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो ये सबकी सभी की सभी एक पॉइंट पर आकर मीट करते हैं, और ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर रहते हैं। सेकंड लॉ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे। एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल नहीं होंगे, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऐसा होता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। चलिए एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात ये है कि भले ही साइन आई और साइन आर, सॉरी, भले ही एंगल आई और एंगल आर इक्वल ना हो, बट स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब आप साइन एंगल आई निकालोगे और साइन एंगल आर निकालोगे तो इनका रेशियो इक्वल आएगा। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपने एंगल आई आपको मिला 45 डिग्री और एंगल आर आपको मिला 30 डिग्री। आपने साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 30 किया, आपको एक नंबर मिल गया। फिर आपने एंगल को चेंज कर दिया, एंगल आई को चेंज किया, उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल आर भी चेंज हो जाएगा। फिर आपने उसके साइन की वैल्यू निकाली, साइन एंगल आई की वैल्यू निकाली, साइन एंगल आर की वैल्यू निकाली, फिर उनका डिवाइड किया, फिर पुराना से सेम, फिर पुराना नंबर मिला। तो जैसे जैसे आप एंगल आई को चेंज कर रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आर भी चेंज हो रहा है, और जो मिलने वाला नंबर है वो सेम है। ओके, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई और साइन आर, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और इस नंबर को हम आगे चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे। ओके,
तो यही नंबर जो है उसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोस्टली बुक्स में इसको एन से रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ आइस से अपनी बात को समझते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये नॉर्मल हो गया, ये लाइट की रेज इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हो गई। साइन आई और साइन आर की वैल्यू लगभग लगभग हमको कितनी देखने को मिलती है, 1.31 आइस के केस में। ओके, अगर मैं डायमंड की बात करूं, ठीक है, तो एंगल आई मिला, एंगल आर मिला। डायमंड के लिए ये जो नंबर है ये आता है 2.42। ओके, तो साइन आई और साइन आर का रेशियो कितना निकल कर आता है, 2.42। नेक्स्ट इज पेंसिल अपीयर टू बी ब्रोकन इन अ बीकर विद वाटर। तो अगर आपने इस चीज को देखोगे तो बहुत ही सुंदर सा ये एनिमेशन है। अभी आप इसको देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही हम इसमें पानी फिल कर देंगे तो ये हमको कुछ इस तरीके से बैंड दिखाई देती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके, तो ये जो फिनोमिना है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो अपीरेंट पोजीशन उसकी हमें थोड़ी सी बैंड दिखाई देती है। ओके, एक्चुअल पोजीशन तो उसकी जो होगी वही होगी, हमको गलत फहमी हो जाती है। तो हमारी आंखें जितना भी कुछ देखती हैं उस पर भरोसा नहीं करना। दस बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पेंसिल दैट इज अंडर वाटर द पेंसिल अपीयर्ड बेंट। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बहुत डिटेल में समझना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में हर साल पूछा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, कुछ भी हो सकता है, एयर, ग्लास, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, ग्लास 1 ग्लास 2। वी नो दैट साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 और 1, इसको थोड़ा सा समझना, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, इसको ब्रेक करने का तरीका होता है, देखो जो बाद में है उसको पहले लिखा जाएगा, जो पहले है उसको बाद में लिखा जाएगा। इस फॉर्मूले को अभी आप याद रखना, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अभी तो बस अपने दिमाग में रखो कि ऐसा कुछ होता है। और अगर मुझे फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसको मैं 2 बाद में तो उससे पहले लिखूंगा, 1 पहले है तो उससे बाद में लिखूंगा। ओके, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। धीरे धीरे सभी चीजें क्लियर होंगी, है ना। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ तो होता ही है ये। तो यहाँ से हम लोगों को ये रिजल्ट मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल के मैं इसका बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूँ। ओके, टाइप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल। तो कुछ मटेरियल्स के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो समझते हैं। जैसे कि अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, यानी कि एन की जो वैल्यू निकलती है वो लगभग 1.0003 निकलती है। इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान लिया जाता है। अगर मैं आइस की बात करूंगा तो आइस के केस में मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लगभग 1.31 होती है। आपको याद नहीं करना, क्वेश्चंस में दिया जाएगा, फिर भी समझ लो। इसके अलावा अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के केस में ये वैल्यू लगभग 1.33 निकलती है। ओके, इसी तरह से वैक्यूम से कोई क्राउन ग्लास में अगर हमारी लाइट की रेज आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.52 निकलती है। ओके, और रॉक सॉल्ट के लिए ये जो वैल्यू होती है ये कुछ 1.54 होती है। डायमंड के लिए आपको याद रखनी होगी 2.42 होती है। तो कुछ वैल्यूज आप याद रखो, जैसे वाटर के लिए 1.33 और डायमंड के लिए 2.42। ओके, कंक्लूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम में, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है किसी भी चीज का, देखो कम से ज्यादा की तरफ मैंने बनाया है, तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसका जो बैंड होना है, मतलब जितने ज्यादा अमीर इंसान से मिलेंगे उतना ज्यादा झुककर मिलेंगे, ऐसे याद रखो। तो उतनी ही ज्यादा जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है वो बैंड होती जा रही है। ओके, अब आएगा मजा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ओके, तो इसको समझते हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। तो लाइट की स्पीड की जो भी एयर में वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ होती है, उसमें जब आप 2.42 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो स्पीड होगी लाइट की डायमंड के अंदर। तो अगर कोई पूछता है कि भाई डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इस चीज का मतलब क्या है, तो इस चीज का मतलब ये है कि लाइट की स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी डायमंड के अंदर। सर इन मैनी क्वेश्चंस दे यूज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम इंटरचेंजेबली। हाँ बेटा, एयर में चूंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है, इसीलिए हम लाइट की स्पीड जो एयर में निकल कर आती है और जो वैक्यूम में निकल कर आती है उनको सेम ही मानते हैं, 3 इंटू 10⁸ आप समझो, यहां से समझ में आएगा। लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। मतलब कुल मिलाकर ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला है। रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि लाइट किन दो मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तब जाकर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है। ओके, तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलेंगे कि लाइट एयर से
इस सेकंड मीडियम में आई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास, पर ये नहीं पता कि वो कहाँ से एंटर कर रही है ना? तो वैसे तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस शब्द को समझकर ही हम मतलब इस लाइन को पढ़कर ही हमें समझ में आ जाएगा कि लाइट एयर से किसी एक ग्लास के अंदर बेंड करी है। बट मान लो अगर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोलकर केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देता, तब भी हम लोग बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि लाइट एयर से इस पर्टिकुलर मीडियम में एंटर करी है। तो फिलहाल इसको देखो कि लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ओके, तो हाँ, रौनक का आंसर आ भी गया है। दिस क्वेश्चंस कम इन माय एग्जाम एमसीक्यू सो आई रिमेंबर द आंसर। वेरी गुड। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इनका सॉल्यूशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप लोग मेरा सॉल्यूशन देखो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लाइट की स्पीड का डिवाइड कर दो मीडियम में। दोबारा से समझाता हूँ, लाइट की एक स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ और जब लाइट किसी मीडियम में चली जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो मीडियम में जाने के बाद उसकी जो स्पीड है उसको तो मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और लाइट की जो एक्चुअल स्पीड है जो कि वैक्यूम में या एयर में होती है उसको मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमको वो है 1.5, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸, और उस ग्लास के अंदर हमें स्पीड बतानी है। तो ग्लास मतलब ग्लास के अंदर मान लो स्पीड कितनी है v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की जगह पर आ जाएगा कुछ इतना, है ना? यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 0 लगा दो, 15 टू ज़ा होता है 30, तो वेलोसिटी कितनी निकल कर आएगी उस गिलास के अंदर? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारे गिलास के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो होगी 2 इंटू 10⁸। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इनका सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸। तो वेलोसिटी इन वैक्यूम को इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, मैंने सी से रिप्रेजेंट किया था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? एन जी वी से। ठीक है, तो ये 1.50 है, और हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बतानी है, तो फॉर्मूला यही रहने वाला है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप वैल्यूज लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ दोज हु गेट इट दे कैन टाइप यस सर। आंसर करेंगे इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आई नीड टू डिटरमाइन। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होगा लाइट की स्पीड इन एयर और लाइट की स्पीड इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 वाटर के लिए, और लाइट की स्पीड एयर में होती है इतनी, और लाइट की स्पीड मीडियम मतलब वाटर के अंदर अपन को बतानी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2। तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 पॉइंट, रौनक आपका आंसर गलत है। या दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना? 2.85 नहीं होगा, 2.25 होगा। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ दोज हु गेट इट दे कैन टाइप स्वाहा। अलीना, हैव यू गॉट इट? ओके, ग्रेट। नाउ अब हम सुपर कंप्यूटर की हेल्प से करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को 4/3 गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पूरी दुनिया जानती है इतनी होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपन को बताना है। फॉर्मूला कुछ ये रहने वाला है, 4/3 इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा आपका कुछ इतना। वाह, मजा आ गया रे, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the refractive index of water for light going from air to water is this, then what will be the refractive index for light going from water to air? देखो हो क्या रहा है, ये हमारे पास आज ब्लू है, पानी 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 पानी, है ना? तो ये इस तरीके से कुछ ऐसा पानी बहता जा रहा है ना? नदियाँ ऐसे इस तरह से बह रहा है। अब जो लाइट है वो हमारी एयर से वाटर में जा रही है, ये एयर है, और एयर से होती हुई वाटर में डिप, एक मछली तालाब में गई छपाक। ओके, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया हुआ है? 1.33। अब क्या हो रहा है, अब ये देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब लाइट जो है ये वाटर से एयर में आ रही है। ओके, लाइट वाटर से एयर में जा रही है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो जस्ट अपोजिट ही तो पूछ लिया है। तो जब भी कभी इस तरीके का सिनेरियो होगा, देखो आप लिखोगे कैसे, पहले ये समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको समझना है, और लाइट हमारी कहाँ से? एयर से वाटर में गई है, तो एयर से वाटर में गई है, और ये कितना दिया हुआ है? 1.33। पूछा क्या है, जब लाइट हमारी वाटर से एयर में जाएगी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है जब ये चीजें एक दूसरे के साथ उल्टी हों तो इनको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/n
ए डब्ल्यू, तो 1/133, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो लग जाएंगे, तो 100/133, इतना समथिंग आंसर आ जाएगा। इसको आपने डिवाइड भी किया है क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट नहीं बतानी रौनक, इस बार केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था। ओके, तो ये आंसर होगा। एक बार जरा इनसे भी सीख लेते हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 1.33, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताना है, जो कि ऑब्वियसली 1 अपॉन करके निकलने वाला है, तो 1/1.33। अच्छा, आपने डिवाइड भी किया है, तो ये कितना आएगा? 0.75 आंसर आ जाएगा। ओके, दोज हु गेट इट नाउ दे कैन टाइप स्वाहा, आंसर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि डायमंड जो है वो 2.42 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है, तो उसमें लाइट की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। हालांकि इन्होंने फास्टेस्ट पूछा है, तो हमको देखना है जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, उतनी ज्यादा फास्ट आपकी लाइट ट्रेवल करेगी। तो इन सब में जो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33, जो कि है वाटर का। तो इन सभी केसेस में वाटर में लाइट जो है वो सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब कुछ, तो इसका आंसर होगा वाटर। ओके, सो तो जो लाइट है वो हमारी सबसे ज्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करेगी? वाटर में। ओके, इन विच ऑफ द गिवन मीडिया लाइट मूव्स द फास्टेस्ट? टेल मी द आंसर। बट अलीना इज आंसरिंग आइस इज द करेक्ट आंसर। होना भी चाहिए, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो लाइट की स्पीड आइस में सबसे ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। यूजिंग अबव टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो लाइट की स्पीड वाटर में कितनी होगी ये बताओ। पहले वाले पार्ट का आंसर करते हैं। तो लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू आइस विच हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, तो क्या करेंगे? लाइट की स्पीड का वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, द पाथ ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू डिफरेंट मीडिया ए बी एंड सी फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शोन बिलो। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे। विच ऑफ द मीडिया ए बी एंड सी हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी? देखो, जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी ना, लाइट उतनी ही ज्यादा बैंड होगी। तो इस केस में हमको साफ साफ पता चल रहा है कि लाइट सबसे ज्यादा जो बैंड हो रही है वो हो रही है आपकी ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में लाइट केवल 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ऑप्शन बी में 45 डिग्री का, और ऑप्शन सी में 40 डिग्री का। तो सबसे ज्यादा जो बैंडिंग अपन को देखने को मिल रही है वो ऑप्शन ए में देखने को मिल रही है। इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया ए बी एंड सी हैज द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ए में सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। थ्रू विच ऑफ थ्री मीडिया विल द स्पीड ऑफ लाइट बी मैक्सिमम? बताइए किसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी? या क्योंकि लाइट सबसे कम बेंड हो रही है ऑप्शन बी में, तो ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे कम होगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये ऑप्टिकली उतनी ज्यादा डेंसर नहीं होगी। ओके, और जब ऑप्टिकली डेंसर नहीं होगी तो लाइट की स्पीड इसी में सबसे ज्यादा होगी, तो इसका आंसर होगा बी। और लास्ट पार्ट है, विल द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी बैंड टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अगर कोई एक लाइट है जो ए से बी की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से अवे बैंड होगी? अलीना इज सेइंग अवे बैंड होगी। ओके, ए जो है वो डेंसर मीडियम है, और बी जो है ए के कंपैरेटिवली वो रेयरर मीडियम है। तो लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही बैंड होगी। वेरी गुड गाइस, आप लोग तो होशियार होते जा रहे हो भाई। चलिए, पहले वाले पार्ट का जो आंसर है, मीडियम ए हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर है वो है कि बी, मीडियम बी ऑफ द लोएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो बी में होगी। और थर्ड वाले पार्ट में भी आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही ये बैंड होगी। ओके,